नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? राजस्थान में भर्तियों की बम्फार भर्तियां आ रखी हैं, चाहे वो 4th ग्रेड की हो, चाहे 3rd ग्रेड की हो, 2nd ग्रेड हो, चाहे वीडियो पटवारी ग्राम से हो, कुछ कोई भी भर्ती हो। अभी 2025 भर्तियों का दौर चल रहा है, ठीक है ना। इसी दौर में आपको अपनी नया पार लगानी है। कैसे लगानी है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को फॉलो करते रहे, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मनोविज्ञान का सेशन है, ठीक है। और आप कहोगे कि सर इतने टाइम बाद मनोविज्ञान, तो कुछ परिस्थितियां हमारे सामने भी होती हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी, उनका भी योगदान रहता है। तो सारी चीज़ें को देखना पड़ता है, और जैसे हमें टाइम मिलता है आपके लिए हम तैयार खड़े मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा जो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था, अधिगम टॉपिक चल रहा था, अधिगम टॉपिक के सिद्धांत लगभग हमारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा अधिगम स्थानांतरण। अधिगम किसी चीज़ को सीखना है, किसी चीज़ को ग्रहण करना है। जब तक आपके अंतर्गत उस चीज़ को प्राप्त करने की उत्सुकता नहीं होगी, आप उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपको एक सरल एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे भूख लगी तो ही मुझे भोजन याद आया। ऐसा नहीं कि एनी टाइम आपको याद कि बस खाना खाना है, खाना खाना नहीं। जब तक आपको भूख की महसूस नहीं होती है, जब तक आपको प्यास की महसूस नहीं होती है, तब तक आपको खाना या पानी की याद नहीं आती है, ठीक है। तो क्या होती है, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब हमें उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जैसे मुझे भूख लगी तो मेरी अनुक्रिया होगी कि मुझे भोजन करना है या मुझे भोजन ग्रहण करना है, उसके लिए मैं अनुक्रिया करूंगा। और जैसे ही मुझे भोजन मिल गया, मेरी भूख शांत हो गई, तो मेरी जो अनुक्रिया करने की जो पहले जो क्षमता थी वो मेरी समाप्त हो जाती है। क्योंकि आदमी तब तक अनुक्रिया करता है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, ठीक है। बिना गवाए आपका सेशन शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहे, क्लास को मजे के साथ पढ़ते रहे, ठीक है ना। साइकोलॉजी में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे 2nd ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप 3rd ग्रेड की तैयारी करो, ठीक है ना। जैसे ही हमारा सेशन समाप्त होगा, ये अधिगम वाला एक से एक बढ़ के प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपको यदि अधिगम में से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा 3 सेशन के अंतर्गत जो प्रश्न चलेंगे 50-50 150 क्वेश्चन अधिगम के अंतर्गत आपसे करवाया, यहाँ पे करवाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद यदि अधिगम से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर बने। हाँ, लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस से बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। और साइकोलॉजी में आपको एक चीज़ और कह देता हूँ कि यदि आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको फैक्ट चीज़ें पूछी जाएगी। यदि आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगी पेज नंबर 2 से क्वेश्चन सीधा उठा लिया, नहीं, उसमें लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन उत्तर आपका वही होगा, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि इस लैंग्वेज में हमें किस तरह से उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। तो समय आपका, मैं वक्त आपका खराब नहीं करूँगा, चलते हैं हमारे सेशन की ओर। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। आज हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण शब्द से आपको आप सब पता ही है कि जैसे स्थानांतरण शब्द भाई किसी को नहीं पता है तो हमने किसी का स्कूल, जैसे हम विद्यालय, जैसे हमने 12th तक पढ़ाई की थी, ठीक है ना, और यहाँ हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब हम जा रहे हैं कॉलेज, BA, BSc, BCom, यानी जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा आप आगे ग्रेजुएशन में आप अपने हिसाब से ग्रेजुएशन करोगे। तो हम विद्यालय से कॉलेज की ओर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारी पढ़ाई खत्म हो गई। अब आगे की पढ़ाई के लिए हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर, तो ये होता रहा हमारा क्या, स्थानांतरण, ठीक है दोस्तों। तो अधिगम में स्थानांतरण कैसे होता है समझते हैं कि अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सामान्य अर्थ क्या है। इसका सामान्य अर्थ किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान
आदतों, दृष्टिकोणों तथा अन्य अनुक्रियाओं को किसी अन्य स्थिति में अनुप्रयोग करना। समझ में आया? नहीं। देखो, इस परिभाषा कहने का तात्पर्य क्या है कि एक परिस्थिति के अंदर, जैसे हमारे सामने दो परिस्थिति है, परिस्थिति ए, ठीक है, और परिस्थिति बी। ये हमारे सामने दो परिस्थिति है, ठीक है, या ऐसे कहते हैं ए और बी दोनों अलग अलग जगह है। अब हमें खड़े हैं यहाँ पे ए स्थान पर, ठीक है, ए स्थान पर खड़े। इस समय हमारा ए स्थान पर खड़े हैं और उस समय हमारे जो ज्ञान है, जो हमारा दृष्टिकोण है, या जो आदतें हैं, जो ए स्थान या ए जगह पर जो हमारे उस आदतों का निर्माण हुआ है, जो हमारा दृष्टिकोण विकसित हुआ है, जो क्या है, हमारे ज्ञान है हमारे सामने, ठीक है ना, वही ज्ञान हम मान लीजिए इस बी स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप गांव में रहते हो, गांव से शहर की ओर आते हो, तो गांव में जो आपको सिखाए गए, जो आपका ज्ञान है, आपकी आदतें हैं, आपका दृष्टिकोण है लोगों को देखने का, लोगों से बात करने का तरीका, वही आप शहर में आके उसी तरीके से आप रहोगे, उसी तरीके से लोगों के साथ आप बातचीत करोगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यानी इस जगह का जो आपका अर्जित, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो आपकी आदतों का निर्माण हुआ है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो आप अब बी स्थान पर लागू कर रहे हो, ठीक है ना। यानी मतलब ए स्थान पर आपने जो आपका जो ज्ञान है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो थिंकिंग, आपकी जो सोच है, वही आप उस बी नए मतलब नए स्थान पर लागू कर रहे हो। वो है आपका अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक बार पुनः फिर वापस इसको समझा दूंगा। आपको चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी अधिगम की साधारण सी परिभाषा। अब एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, सोरेंस नाम है उनका, याद रखना, पूछा जा सकता है। सोरेंस क्या कहता है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण, आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। सीधी सी सिंपल सी बात है, यह वही चीज कह रहे हैं जो हमने अधिगम स्थानांतरण की सामान्य परिभाषा के अंतर्गत देखा। मैं आपको इस चीज का और बताता हूं, ये क्या कह रहा है। जैसे हमने कक्षा 10 तक सामाजिक विज्ञान पढ़ा था, सामाजिक विज्ञान की किताबें पढ़ी, उसके साथ में राजस्थान अध्ययन की। अब इन किताबों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान का इतिहास पढ़ा था, राजस्थान की संस्कृति पढ़ी थी, राजस्थान का भूगोल पढ़ा था, या भारत का भूगोल पढ़ा था, भारत का इतिहास पढ़ा था। इन सब्जेक्ट के अंतर्गत मतलब कक्षा 10 तक, ठीक है, कक्षा 10 तक हमने इन किताबों के अंतर्गत हमने भूगोल का भी अध्ययन किया, समाज का भी अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया, हमारी संस्कृति का अध्ययन किया, ठीक है। अब कक्षा 11 में जैसे ही हमने कला वर्ग की बात कर रहा हूं, यदि आपने कला वर्ग चॉइस किया है, कला वर्ग के अंतर्गत हमारे सब्जेक्ट बदलते हैं और इतिहास आता है, राजनीति विज्ञान हो गया, ठीक है, राजनीति विज्ञान, फिर भूगोल हो गया हमारा, ठीक है। मतलब इन जो चीजें हमने एक किताब के अंतर्गत हमने पढ़ी थी, इन्हें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने भूगोल भी पढ़ा था, हमने इतिहास भी पढ़ा था, हमने क्लास संस्कृति भी पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ के इतिहास के अंतर्गत इतिहास पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीति पढ़ेंगे और भूगोल के अंतर्गत भूगोल से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हमने अर्जित ज्ञान किया था, ये हमारी फर्स्ट परिस्थिति है, ये हमारी स्थिति है। फर्स्ट स्थिति के अंतर्गत हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया था या प्रेक्षण जो हमने प्रेक्षण किया था, जो हमारी सोच विकसित की थी, वो हम दूसरी परिस्थिति में लागू कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं हो कि सीधा आपको इतिहास सौंप दिया जाए, आपने यहाँ कुछ नहीं पढ़ा और सीधा आपको, तो आपके समझ से परे नहीं। आप कहोगे कि नहीं, महाराणा प्रताप को मैंने कक्षा 9 के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है ना, सांगा को हमने कक्षा 10 के अंतर्गत पढ़ा था, राजस्थान का भूगोल का अध्ययन हमने कक्षा 9 के अंतर्गत किया था, भारत के भूगोल का अध्ययन हमने कक्षा 10 के अंतर्गत किया था। तो फिर आप इस 11वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपके भूगोल सब्जेक्ट
आप उसको आसानी से वो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है वो उसके साथ आप जोड़कर उस चीज़ को भी आप तैयार कर लोगे। ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब, इस सोरेंस का कहने का मतलब है कि एक परिस्थिति के अंतर्गत जो आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने आदतों का निर्माण किया है या जो परीक्षण किया है, वही दूसरी परिस्थिति में आप क्या स्थानांतरित करने पर वो क्या होती है, चर्चा की जाती है। ठीक है, जो आपका पीछे वाला जो ज्ञान है उस पर चर्चा की जाती है। तो ये हो गई आपके सोरेंस की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक मनोवैज्ञानिक है कार्ल सेनेक, ये क्या कह रहा है, स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदतों, दृष्टिकोण या अन्य क्रियाओं का दूसरी स्थिति में अनुप्रयोग करना। बिल्कुल जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कक्षा 10 का और कक्षा 11 का, आपने पहली परिस्थिति के अंदर वो सारी चीज़ें सीखी है, आप उन परिस्थितियों को आप कक्षा 11 के अंतर्गत लागू कर रहे हो, जिसको आपको पढ़ने में आसानी होगी, जिसको आप समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अधिगम स्थानांतरण कहने का तात्पर्य है कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर आप जाते हो। जैसे गांव से आप जोधपुर जा रहे हो, गांव से आप शहर की ओर जा रहे हो। ठीक है ना, तो आप गांव के अंतर्गत जो आपने आपका आदतों का निर्माण किया, आपने अपना दृष्टिकोण को विकसित किया है, आपकी सोच को विकसित किया, आपके पास जो ज्ञान है उसको विकसित किया है, उसी ज्ञान और आदतों और दृष्टिकोणों के आधार पर आप शहर के अंतर्गत भी वो चीजें लागू करोगे, उसी आधार पर आप शहर में रहने का प्रयास करोगे। तो बढ़ते हम आगे। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक है, काफी फेमस है। सीखने की एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलता, सोच, अनुभव व कार्य की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण है। यानी आपने एक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीज सीखी है, ठीक है, जैसे आप गांव में खेती कर रहे हो, ठीक है ना, सीधा सिंपल सा बता दो, एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग कर रहा हूँ और किसान फैमिली आज आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ कि मैं गांव में खेती का कार्य मुझे पूरा आता है। ठीक है ना, और मैं गांव छोड़ के शहर के अंतर्गत आ जाता हूँ और शहर के अंतर्गत मेरे घर के अंदर मुझे पौधे लगाने हैं, तो मैं किसी से सलाह नहीं लूंगा कि मुझे पौधे कैसे लगाने हैं, पौधों के लिए कौन सी मिट्टी लानी है, कौन सा खाद डालना है, पानी कब डालना है, क्योंकि मेरे इस चीज से पहले मैंने उस एक पहली परिस्थिति के अंतर्गत वो सारी चीजें मैंने सीख रखी है। उसी सीख के आधार पर मैं इस जगह पे ये चीजें लागू करूंगा, ताकि मेरी जो शहर के अंदर जो घर के अंदर बागवानी है वो एकदम मैं तैयार कर सकता हूं। ठीक है, इस चीज को आप समझे, यानी एक परिस्थिति या एक जगह पर आपने जो भी ज्ञान सीखा है उसी ज्ञान को आप दूसरी जगह पे आप लागू कर रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया, अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, फिर है पीटरसन के अनुसार क्या कहते हैं कि स्थानांतरण सामान्य कारण है क्योंकि ये है कि नए क्षेत्रों में विचारों का विस्तार। यानी ये क्या कहते, स्थानांतरण एक सामान्य कारण है, जो आप नए क्षेत्रों में विचारों का क्या है, विस्तार है। यानी आप नए क्षेत्र मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप जाओगे तो आपके लिए वो नया क्षेत्र है, नई जगह है, तो वहां आपके विचारों का क्या है, विस्तार है। ठीक है, अब हमारे सामने आता है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, यानी किस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण के प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, वो चर्चा हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लो आपका पहला प्रकार है जो आपके सामने क्या कह रहा है, सकारात्मक या धनात्मक या भावात्मक स्थानांतरण। ये आपका पहला स्थानांतरण है। क्या कहता है, सकारात्मक, धनात्मक या भावात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन स्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या कहा है, जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है उसे मोपेड चलाना भी आसानी से आ जाता है। क्या कह रहा है कि सकारात्मक ज्ञान यानी आपने एक विषय का जो सीखा गया ज्ञान है, एक विषय का सीखा गया जो ज्ञान है वह किसी नवीन स्थिति या एक नए विषय को पढ़ने में आपको सहायता उत्पन्न करता है, तो वह क्या कहलाता है,
सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एग्जाम्पल तौर पे आपने साइकिल चलानी आपको आती है, ठीक है ना, उसी आधार पर आप स्कूटी चला सकते हो, ठीक है। बाइक की तो बात नहीं करूंगा, आप मोपेड चला सकते हो, ठीक है। साइकिल आपको चलानी आती है तो आप मोपेड आराम से चला सकते हो। यानी जो साइकिल चलाने का जो ज्ञान है वो आपने कहाँ लागू किया? मोपेड के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो एक विषय में जो आपने सीखा ज्ञान है वो आपके दूसरे विषय के अंदर काम आ रहा है, ठीक है ना। यदि हम ऐसे बात करें तो हमने सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान हमने पढ़ी है, उसका ज्ञान हमारे कहाँ आगे काम आ रहा है? इतिहास, राजनीति और भूगोल को पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इन तीनों सब्जेक्टों को कंबाइंड करके रखा गया। इसमें आपको इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, राजनीति भी पढ़ाई जाएगी और भूगोल भी पढ़ाया जाएगा। तो आपने एक विषय को आपने यहाँ से सीखा है और फिर आपका ये जो ज्ञान है कहाँ काम आ रहा है? इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल को पढ़ने में। तो ये क्या हो गया? हमारा सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। इसके अंतर्गत भी पार्ट है, जैसे फर्स्ट है, ये क्या कह रहे हैं? पार्श्वीय अंतरण। जब सीखे गए ज्ञान का अंतरण ऐसी परिस्थितियां विषय में होता है जो इस स्तर का हो, जैसे कक्ष में शिक्षक ये सिखा रहा है, ठीक है, कि 6 - 3 = 3 और बालक घर जाकर फ्रिज में से 6 आम निकालता है, ठीक है, और 6 में से 3 आम निकालता है और शेष 3 रहता है। यानी जब कक्षा के अंतर्गत से एक शिक्षक के द्वारा ये बताया जाता है कि 6 - 3 शेष कितने रहते हैं? 3। तो बच्चा घर पे जाता है, फ्रिज के अंदर देखता है 6 आम पड़े हैं, 6 केले पड़े हैं, 6 सेब पड़े हैं, कोई भी हो, उनमें से 3 चीजें बाहर निकालता है और पीछे देखते काउंट करते हैं कितनी रही? 3। यानी जो स्कूल के अंतर्गत जो गणित के विषय के अध्यापक के द्वारा सिखाया गया ज्ञान वो क्या कहाँ यूज कर रहे हैं? फ्रिज के अंतर्गत फल को निकालने या फल की काउंटिंग करने कि ये मान लो 3 फल मैंने बाहर रख दिए, पीछे कितने बचे? 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है अनुलंब। वो क्या था? पार्श्विक था, ये अनुलंब। सीखे गए कौशल का प्रयोग उच्च स्तर के कौशल के सीखने में होता है, निम्न से उच्च स्तर की ओर, जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल सीखना। ये अनुलंब क्या कह रहे हैं कि आपका जो सीखा गया जो ज्ञान है उसका प्रयोग उच्च स्तर पर हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रयोग आपका कहाँ हो रहा है? उच्च स्तर पर हो रहा है, मतलब निम्न से आप उच्च स्तर पर इसका प्रयोग कर रहे हो, वो है अनुलंब। जैसे आपको साइकिल चलानी आती है और साइकिल चलाने वाली टेक्निक आप कहाँ यूज कर रहे हो? मोटरसाइकिल चलाने के लिए सीख रहे हो, तो आपको पता है एक बैलेंस तो आपका हो जाएगा। अब आपको 2 चीजें, जैसे जिसको साइकिल चलानी आती है वो मोटरसाइकिल आराम से चला सकता है, उसको हाँ थोड़ी शुरुआत में कुछ दिक्कत होती है लेकिन वो जल्दी सीख जाता है। एक बिना बाईसाइकिल वाला जो मोटरसाइकिल सीखता है और एक साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल सीखता है, तो साइकिल चलाने वाला उसका बैलेंस जल्दी उसके कंट्रोल में रहेगा। बाकी पहले वाला जो बिना, ना तो उसको साइकिल चलानी आती है तो वो सीधा मोटरसाइकिल पर बैठता है, तो उसको चलाने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर है अनुक्रमिक अंतरण। अनुक्रमिक अंतरण क्या कहें कि विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक कहा जाता है। इसमें सीखना धनात्मक होता है, जैसे बाकी गुणा सीख कर भाग देना सीख जाना। ये क्या कह रहे हैं कि विषय के एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल को सीखने में जो पढ़ने वाले का प्रभाव वो अनुक्रमिक कहा गया है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल है जैसे एक बच्चा जोड़ बाकी गुणा भाग हम सब ने सीखे। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? गिनती से शुरू की थी, ठीक है ना। 1 से 10, 1 से 20, 1 से 50, हमने 100 तक गिनती सीखी थी,
फिर पहाड़े सीखे थे, फिर हमने जोड़ करना शुरू किया था, जोड़ करने के बाद हमने घटाव सीखा था, घटाव के बाद हमने गुणा करना सीखा था। तो इन चीज़ों को सीखकर हमने ऑटोमेटिक मतलब भाग देना, जैसे 3 इंटू 3 क्या होता है 6, 3 इंटू 3 भाई 3 इंटू 3 हमने 6 सीखे बराबर 6। ठीक है, अब यदि इस चीज में भाग दे रहे तो 6 भाग 2, पीछे क्या बचे 3। तो जोड़ बाकी गुणा जो आपने सीखा था उसी आधार पर आपने क्या करना, भाग देना सीखना शुरू कर दिया, तो आपका वो ज्ञान यहाँ काम आ रहा है। ठीक है, अब है सम स्तर अंतरण। ये समान स्तरीय कौशल सीखने में पार्श्विक व अनुक्रमिक इसी के भाग है। इसमें एकीकृत रूप से स्थानांतरण होता है। ये मतलब अपना जो स्तर है वो समान स्तर के रूप में चलता है। ठीक है, ऐसा एक होता है कि निम्न से उच्च की ओर, ठीक है, ये बाकी गुणा जोड़ से सीधा भाग की ओर, ये अपने समान स्तर पर बात कर रहे हैं कि आपका जो अधिगम है वो समान स्तर पर रहेगा। फिर आपका नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी अमेरिका को जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई हो, अगर भारत में आकर उसे बाएं हाथ से गाड़ी चलानी पड़े तो उसका पहला परीक्षण नई स्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा। देखो, अमेरिका के अंतर्गत ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये इसके टायर है, ये हमारे ड्राइवर की कैबिन है, ये स्टीयरिंग है। अब हमारे और अमेरिका के अंतर्गत फर्क है। हम जहाँ बैठते हैं, हमारा जो बैठने का गाड़ी ड्राइव करने का तरीका यहाँ है, हमारे पास में बैठते हैं, उसकी जगह अमेरिका के अंतर्गत जो हम खाली साइड में बैठते हैं ड्राइवर सीट के पास, तो उनकी स्टीयरिंग उस साइड लगी हुई थी। तो जो बंदा, ठीक है ना, अपने बाएं हाथ से गियर लगा रहा है इंडिया के अंतर्गत, ठीक है ना, और अमेरिका के अंतर्गत दाएं हाथ से गियर लगा रहा है, ठीक है ना, अमेरिका के अंतर्गत दाएं हाथ से गियर लगाया जाता है, ठीक है ना, इस साइड फाटक होती है, स्टीयरिंग पकड़ी होती है, ऐसे आपको गियर लगाना होता है, ठीक है ना। और वही बंदा यहाँ आके इंडिया में आके मान लो वो गाड़ी चलाने शुरू करे तो उसके वो सारी चीज़ें समझ से परे हैं, क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट हाथ है वो स्ट्रिंग को कवर करता है और राइट हाथ क्या करता है, गियर पे कवर करता है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि राइट हैंड को हम स्ट्रिंग में पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड को हम गियर के ऊपर हमारा हाथ उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अमेरिका का व्यक्ति भारत में सही ढंग से गाड़ी नहीं चला पाएगा और भारत के अंदर जो ड्राइविंग सीखा हुआ व्यक्ति अमेरिका के अंतर्गत वो गाड़ी सही ढंग से नहीं चला पाएगा। तो ये उसका क्या हो गया, नकारात्मक स्थानांतरण हो, यानी उसका जो सीखा गया ज्ञान है वो उसके काम नहीं आ रहा है, उसके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये क्या हो गया, हमारा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। ठीक है, अब नाव चलाने वाले को बोल दे कि भाई तू साइकिल चला, नाव चला, उसमें पैडल मारते हैं, ठीक है ना, उसमें पांव से पैडल मारा जाता है, साइकिल में भी पांव से पैडल मारा जाता है, लेकिन साइकिल में हाथ का बैलेंस भी तो जरूरी है। नाव में हाथ ऐसे, नाव में बैलेंस की कहाँ जरूरी है, उसमें तो सीधा पैडल ही मारना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपके उस अधिगम स्थानांतरण क्या उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो क्या हो गया, नकारात्मक स्थानांतरण। अब है शून्य स्थानांतरण। जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता करता है ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इस शून्य स्थानांतरण का एक कारक ये हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं हो, जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता। बल्लेबाजी करने वाला बालक यदि गेंदबाजी का अभ्यास करता है तो उसे बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या कह रहा है कि जो शून्य स्थानांतरण क्या कह रहा है कि जो पहली परिस्थिति के अंदर जो सीखा गया ज्ञान है वो ना तो आपकी दूसरी परिस्थिति के अंदर ना तो आपकी बाधा उत्पन्न कर रहा है, ना ही उसमें क्या कर रहा है, सहयोग उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका शून्य हो गया। यानी
एक भूगोल का जो ज्ञान है वो आपके भौतिक शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत काम नहीं आता है, वो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। और जो बल्लेबाज होता है ना हमारे क्रिकेट के अंदर, जो बल्लेबाजी करता है वो यदि मान लो बॉलिंग करनी शुरू कर दे तो बल्लेबाजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा शून्य स्थानांतरण, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, ठीक है। क्या क्या इसके सिद्धांत है? मानसिक शक्तियां अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, जैसे तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति आदि। ये सभी शक्तियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इन्हें स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। अब ये जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत, पहला हमारा सिद्धांत है मानसिक शक्तियां होता औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इसके अंदर क्या क्या है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी शक्तियां, सोचने की शक्ति, किसी एक चीज मतलब दो चीजों के बीच में कंपेयर करने की शक्ति, ठीक है ना, तर्क शक्ति, विचार, कल्पना, निर्णय लेने की शक्ति, ये सारी शक्तियां, सभी शक्तियां विशिष्ट प्रकार संबंध है, ठीक है। तथा स्वतंत्र, ये क्या करती हैं स्वतंत्र रूप से। ये किसी मान लो फ्रेशर में कितने दिन कार्य करोगे आप किसी अंडर किसी के गुलाम रह के आप कितना दिन कार्य, आप जब तक स्वतंत्र रूप से यदि कार्य करना नहीं प्रारंभ करोगे तब तक वो आपका कार्य सही ढंग से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनको क्या है स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली के रूप में इसको बनाया जाना चाहिए। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थॉर्नडाइक ने क्या है। इसके अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध होता है जबकि इन दोनों विषय में कुछ तत्व समान हो। अब देखो, दो विषय पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। अब दोनों विषय तब समान हो सकते हैं जब उन दोनों विषयों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध हो, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप भूगोल को भी पढ़ते हो, इतिहास को भी पढ़ते हो, तो उन दोनों के बीच क्या होता है, कुछ ना कुछ संबंध होता है, तभी वो विषय एक दूसरे से मतलब समान तत्वों का सिद्धांत प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। फिर अधिगम स्थानांतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम स्थानांतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा गया है, समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इसमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कि अधिगम स्थानांतरण में थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार यदि मैं आपको ये बताता हूँ अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ठीक है ना, ये देखो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ये किसने कहा, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। फिर है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जड़, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जड़ है। उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी स्थिति में उसका प्रयोग आसानी से कर लेता है। यानी जड़ क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी स्थिति में इसका प्रयोग आसानी से कर सकता है, ठीक है। फिर दो तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक्सपेरिमेंट ने किया था। जैसे द्वितत्व सिद्धांत आपको बुद्धि के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्हें बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। आमतौर पर जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है तथा जहां तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है वह हर व्यक्ति में भिन्न होती है और उसके अनुसार अंतरण विशिष्ट योग्यता में ना होकर सामान्य योग्यता में होता है। ये क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंट, क्या कह रहे हैं, बुद्धि के दो प्रकार है, सामान्य और एक विशिष्ट। तो आमतौर पर सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग तब किया जाता है किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए, तो उसके अंतर्गत हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग कार्य, अलग अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है दोस्तों। ये है एक्सपेरिमेंट का द्वितत्व सिद्धांत।
अब आदर्शों का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक वागले, इसके अनुसार क्या है, अंतरण का संबंध इतना वस्तुओं या बातों से नहीं होता है जितना कि उसे बात को आंतरिक करने वाले व्यक्ति के आदर्श से होता है। ये क्या कह रहे हैं कि जो स्थानांतरण है इतना वस्तुओं और बातों से नहीं होता है जितना कि उसे उस बात को आंतरिक करने वाले व्यक्ति के आदर्श से होता है। ठीक है, अब है पूर्णाकारवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने दिया और ये मनोवैज्ञानिक सूझ को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार सूझ अथवा अंतर्दृष्टि से अनुभव एक परिस्थिति में से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाते हैं। नहीं, सूझबूझ कहते हैं ना, कोई भी काम हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए, सूझबूझ के साथ करना चाहिए। ठीक है ना, तो उसी सूझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सिद्धांत आपको समझ में आ गया, प्रकार आपको बता दिए मैंने। अब अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीखने वाला की इच्छा सबसे पहला कारक, यानी मेरी इच्छा ही नहीं है कुछ चीजें सीखने की, आप मुझे जबरदस्ती कितना सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। मेरी इच्छा है तो मैं उस कार्य को सही ढंग से सीख सकता हूँ, उस कार्य को कर सकता हूँ। सीखने वाले व्यक्ति की सामान्य बुद्धि व सामान्यकरण की योग्यता। अब देखो, मेरे पास क्वालिफिकेशन में 5वीं पास हूँ और मुझे कोई BA या MA की बुक्स ला के दे और क्या इसको याद कर या इसको समझ, तो मेरी समझ से सारी चीज़ें बाहर रहेगी। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, सीखने वाले की सामान्य उसकी बुद्धि का भी विकास भी उसी स्तर का होना चाहिए और उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो खाना बनाओ, मेरे खाना के प्रति वो योग्यता ही नहीं है कि खाना कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको पकाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो आपके पास उस चीज़ की योग्यता और उस चीज़ की बुद्धि भी आपके पास होनी चाहिए, तभी वो आप उस चीज़ को सीख सकते हो। समान विषय वस्तु व समान शिक्षण विद्या, मतलब समान विषय वस्तु समान और समान शिक्षण विद्या। यदि आपके सामने यदि सही ढंग से शिक्षण विद्या को आप लागू नहीं कर पाते हो तो आप उस चीज़ को सही ढंग से नहीं सीख पाते हो। और विषय वस्तु किसी चीज़ को सीखने के लिए उन चीज़ों का होना भी जरूरी है। ठीक है, फिर है शिक्षक का प्रभाव। यदि एक अच्छा शिक्षक आपको कोई चीज़ नहीं सिखा सकता है तो आपके सीखने और आपके अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर आपकी समझ कि आपकी समझ कितनी है। समझ यदि आपकी अच्छी है तो आप उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हो, उस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस चीज़ को लागू कर सकते हो। ठीक है ना, तो समझ आपकी अंतर्गत होनी जरूरी है। अब है स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व क्या है, क्या नहीं रहेगा। तो इसमें क्या गया है कि अध्यापक को कक्षा में अपने छात्रों को सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए तथा विशिष्ट सिद्धांतों की कम। यानी आपके पास सामान्य जो सिद्धांत है वो आपके सामने है और आप उस चीज़ को नहीं बता, लेकिन आप विशिष्ट जो काफ़ी हाई लेवल के सिद्धांत है वो काम में ले रहे हो, तो सबसे पहले अध्यापक को सामान्य सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए और उसके बाद आप विशिष्ट सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। किसी प्रत्यक्ष को स्पष्ट करने के लिए किसी अध्यापक को दैनिक जीवन से संबंधित पर्याप्त उदाहरण देना चाहिए। यानी कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिसको वहाँ पर पेश करनी चाहिए, तो आप दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें, जैसे पानी की हम यदि बात करें तो आपको बोतल, ऐसा नहीं है कि आप कैंपर लेके आओ या आप RO लेके आओ। ठीक है ना, जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है उस चीज़ का प्रयोग करके आप विद्यार्थियों को वो सारी जानकारी दे सकते हो। अध्यापक को पढ़ाते समय मुख्य बिंदुओं पर अधिक ध्यान दें। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उन चीज़ों पर विशेष फोकस करना चाहिए। ठीक है, स्थानांतरण का पाठ्यक्रम निर्माण में विशेष महत्व है, अतः पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों को स्थान देना चाहिए। यानी स्थानांतरण का जो पाठ्यक्रम है उसमें विशेष महत्व रहता है, तो जीवन में जो भी उपयोगी चीज़ें उसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको ऐड करनी चाहिए। छात्रों को नकारात्मक अंतरण के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए। यानी आप नकारात्मक चीज़ों से जितना हो सके आप छात्रों को नकारात्मक चीज़ों से आप दूर रखें, क्योंकि यदि नकारात्मक चीज़ों के इर्द गिर्द आप उस चीज़ों को रखोगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में उनके माइंड में वो चीज़ें चलती रहेगी कि हाँ
जैसे यदि आप यदि आप मान लो टेस्ट दे रहे हो, क्लास टेस्ट, और आपको बोल दिया कि आप कॉपी खोल के उत्तर लिख दो, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में यही रहेगा कि नकल करके हम पास हो जाएं। तो नकारात्मक चीज़ों का अंतरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, छात्रों को अधिक से अधिक सामान्यीकरण कराया जाना चाहिए। मतलब सामान्यीकरण का क्या मतलब है? सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण का तात्पर्य सीधा हम ये कह सकते हैं कि आप जितना हो सके एक दूसरे से जो सामान्य, मतलब जो सामान्य से विन लोग हैं उनको भी एक साथ में रखा जाए और दूसरों को भी एक साथ। ऐसा नहीं होगी किसी जैसे होशियार है उनको आगे बिठा दो, जो कमजोर है उनको पीछे, नहीं। इस क्लास का माहौल ऐसा होना चाहिए कि सब विद्यार्थी एक समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब सामान्यीकरण के हिसाब से आपको अध्ययन करवाया जाए। शिक्षक पढ़ाते समय सहसंबंध के सिद्धांत को अपने छात्र विद्यार्थी जो संबंध है उसके हिसाब से शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक बालकों को किताबी कीड़ा ना बनाए बल्कि उन्हें कार्य अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी आपको खाली किताबी ज्ञान आपको नहीं देना चाहिए। ठीक, किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी करवाई जानी चाहिए। जैसे कार्य जो हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर कार्य जो हमारे सब्जेक्ट होते थे 3 सब्जेक्ट EWS के, ठीक है ना, तो आपको खाली किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको करवानी चाहिए। अब है छात्रों को उनकी भौतिक योजनाओं के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे जब 10th के बाद निकलता है और उसके बाद उनका जो सब्जेक्ट चॉइस करना होता है उनको, ठीक है, कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है, तो उसकी रुचि के अनुसार उनको सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। बच्चे का मन है डॉक्टर बनने का और आप उसको आर्ट्स मतलब BA करवा रहे हो या मतलब उसको इतिहास सब्जेक्ट में डाल रहे हो, तो उसकी रुचि को जानना भी जरूरी है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि पड़ोस का बच्चा क्या सब्जेक्ट ले रहा है, पड़ोस वाला बच्चा कौन सी स्कूल में जा रहा है। आपके बच्चे को इतिहास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी यदि पड़ोस वाला बच्चे ने इतिहास या 11th में कला वर्ग उसने चॉइस किया है, तो आप भी उस बच्चे को कला वर्ग दिला दो, जबरदस्ती उसके ऊपर शिक्षा थोप रहे हो। ठीक है ना, ये आज के पेरेंट्स की हकीकत है जो देखा देखी है कि हाँ फलाने स्कूल में अच्छी शिक्षा है, वो है वहाँ ट्यूशन भेजो, वो उनके जैसा करो। अरे उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है वो भी तो आप कभी जानने का प्रयास करो कि बच्चा बनना क्या चाहता है और आप बना क्या रहे हो। ठीक है ना, फिर आप एग्जाम्पल देते हो कि सचिन तेंदुलकर यदि मान लो गायक मतलब लता मंगेशकर की जगह रखते हैं, अरे वो सचिन तेंदुलकर, वो ऐसे एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते हो। एग्जाम्पल ऐसे दो कि जो बच्चे को समझ में आए। और क्या पता उन दोनों को एक्सचेंज कर ले तो क्या पता कुछ फर्क होता। अब तो आपको अपने पड़ोस के बच्चे से या आप अपने ओहदे के हिसाब से, क्या नहीं हमारे पास पैसा है तो हमारा बच्चा साइंस मैथ ही लेगा, ठीक है ना, हम बड़ी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो साइंस मैथ है, वहाँ बच्चे को इंग्लिश सही ढंग से बोलनी भी नहीं आती, इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, आप उसको इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हो। तो बच्चे की भावनाओं को भी समझना जरूरी है कि बच्चा क्या चाहता है। यदि वो मान लो यदि कला वर्ग भी उसने चॉइस कर ली तो भी वो अपना नाम रोशन कर सकता है। ठीक है, छात्रों को नियमित रूप से स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नियमित रूप से अवसर आपको स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए जाना चाहिए कि आपने इस जगह जो चीज़ें आज यानी पिछले सप्ताह में आपने वो चीज़ें सीखी थी, आज उसका क्या होगा, टेस्ट होगा, वो स्थानांतरण हो गया। वो जो पिछले सप्ताह में सीखी थी वो आज अपनी कॉपी में लिख के लेकर आएगा। शिक्षक को बालकों की मानसिक योग्यता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार पाठ्य विषय एवं शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए तथा स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। मतलब शिक्षक को बच्चे की मानसिक स्थिति को देखकर ही उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चे की मानसिक स्थिति कमजोर है तो आप उसको हाई लेवल की शिक्षा नहीं थोप सकते, उसकी मानसिक स्थिति को देखने के बाद ही उस चीज को आप अध्ययन करवाओगे। शिक्षक को स्थानांतरण की सफलता के लिए चिंतन शक्ति का विकास तथा अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। साथ ही साथ ज्ञान अर्जन के लिए बालक को सदैव प्रेरित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि शिक्षक को स्थानांतरण की सफलता के लिए चिंतन शक्ति का विकास तथा अध्ययन के प्रति रुचि, यानी एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है जब तक क्लास के अंदर वो रुचि उत्पन्न नहीं करेगा तब तक वो शिक्षण कार्य करवाया वो व्यर्थ चला जाएगा। यानी तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि जब वो शिक्षण कार्य करे तो उसके अंतर्गत रुचि उत्पन्न करे। अब रुचि सर
तो सर रुचि तो ऐसे कोई डांस करके नहीं, सर डांस नहीं करके, सर कोई गीत नहीं गाएंगे, सर कोई शायरी नहीं सुनेंगे, सर कोई चुटकुला नहीं सुनेंगे। मतलब आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, उससे वापस बच्चों के साथ आप एक दूसरे से टच में, जैसे आपने 2 लाइन पढ़ी और बच्चे से पूछेगी भारत का राष्ट्रपति, जैसे आप भारत की राष्ट्रपति पढ़ा रहे तो बच्चों से पूछ लिया भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो बच्चा और आपस अपने बच्चे और शिक्षक के अंदर मेल होगा, तभी उस चीज की क्या होगी, उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है ना। साथ ही साथ ज्ञानार्जन के लिए बच्चों को हमेशा सदैव से प्रेरित करना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आपके अंदर की वो हिम्मत, वो हौसला, सब कुछ है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। इस तरह से आज हमारा जो अधिगम वाला चैप्टर है वो हमारा यही समाप्त होता है। आगे का जो सेशन है वो आपका कल लिया जाएगा। ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इस चैनल के माध्यम से मेरी एक सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोशिश करें कि आप कम से कम 5 फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे आने वाले 1-2 सब्जेक्ट हम और तैयार करें, जिसकी प्रश्नोत्तरी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।